Now we discuss about the matter. Okay, what is matter? Matter is anything that occupies space and has mass. मतलब मैटर वो चीज़ होती है जो जगह घेरती है और वजन रखती है। जैसे कि इस दुनिया में हर चीज़ है वो मैटर है। लाइक ये बोर्ड हो गया, ये दीवार हो गई, आपके घर में सोफा, बेड, एवरीथिंग इन योर किचन, रूम इज मैटर। कोई जो भी चीज़ जगह घेरती है और कुछ ना कुछ वजन रखती है वो मैटर कहलाती है। अब मैटर दो तरह का होता है, प्योर भी होता है, इम्प्योर भी होता है। प्योर वो यानी कि खालिस सब्सटेंस, और इम्प्योर जो खालिस ना हो। प्योर सब्सटेंसेस में लाइक एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब आ जाते हैं प्योर में। अब एलिमेंट क्या होता है? प्योर सब्सटेंसेस। सब्सटेंस क्या होता है? एनी मैटर दैट हैज अ पार्टिकुलर सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स दैट डिफर फ्रॉम द करेक्टरिस्टिक ऑफ अदर काइंड ऑफ मैटर। अब सब्सटेंस क्या होता है? मतलब कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़, लाइक ऑक्सीजन, लाइक वाटर, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक ग्लूकोज, लाइक यूरिया, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड जो एक एलिमेंट या कंपाउंड दूसरे एलिमेंट से खसूसियात में मुख्तलिफ हो, वो सब्सटेंस कहलाएगा। ठीक है, सब्सटेंस क्या होता है? अब सब्सटेंस प्योर भी होते हैं और इम्प्योर भी होते हैं। लाइक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंसेस में आते हैं। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट वो सब्सटेंस होता है जिसमें तमाम, अगर फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कोई भी एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट, वो एलिमेंट जो है अगर 10 लाख एटम से मिलके बना हुआ है या 20 लाख एटम से मिलके बना हुआ है, तो 10 लाख 20 लाख एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होगा। एटॉमिक मैस नहीं, ज़्यादा वाले की बात नहीं हो रही, कम वाले की बात हो रही है, एटॉमिक नंबर की बात हो रही है। जो पीरियोडिक टेबल में सब एलिमेंट्स हैं, दो नंबर दिए हुए होते हैं, लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर की बात हो रही है, एटॉमिक नंबर की बात हो रही है, और एटॉमिक नंबर तमाम के तमाम एटम्स का एक जैसा होगा। और जिसकी दूसरी डेफिनेशन एलिमेंट्स की ये की जा सकती है कि एलिमेंट्स इतने सिंपल सब्सटेंस होते हैं कि उनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता उससे ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में। और कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं तो वो कंपाउंड्स बना देते हैं। लाइक वाटर। अब वाटर में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं। अब दो एलिमेंट्स कौन से जुड़े हुए हैं? एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन्स। यानी कि बाज़ाहिर तो तीन एलिमेंट्स तो दो जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, लेकिन एटम्स उनके तीन जुड़े हुए हैं, यानी कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जुड़ते हैं, एलिमेंट्स जुड़ते हैं, तो वो कंपाउंड बना देते हैं। और इम्प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं? इम्प्योर सब्सटेंसेस में होते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस मिलते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस मिलते हैं, लाइक प्योर सब्सटेंसेस कौन से हैं? कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं। अब दो प्योर सब्सटेंस लाइक वाटर, मतलब एक वाटर भी प्योर सब्सटेंस है क्योंकि कंपाउंड है, और शुगर भी प्योर सब्सटेंस है क्योंकि कंपाउंड है। जब पानी के अंदर चीनी हल करो तो ये एक सोल्यूशन बन जाता है, तो ये एक मिक्सचर बन जाता है, यानी कि आपने एक प्योर सब्सटेंस में दूसरे प्योर सब्सटेंस को डाल के मिलावट कर दी है। तो मिक्सचर क्या होता है? मिलावट होती है, यानी कि इम्प्योर होता है जब, ठीक है, मिक्सचर क्या होता है? इम्प्योर होता है जब दो प्योर सब्सटेंसेस आपस में मिक्स होते हैं इन अ फिक्स रेशो, एक फिक्स रेशो के अंदर, बाय फिजिकल मीन, यानी कि केमिकली नहीं जुड़ते, फिजिकली एक दूसरे में डिसॉल्व होते हैं, तो क्या बना देते हैं? मिक्सचर। अब मिक्सचर दो तरह के होते हैं। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस कौन से होते हैं? कंटेन ओनली वन फेज, यानी कि होमोजीनियस वो होता है जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं विजिबल नहीं होते। जैसे कि सोल्यूशन हो गया मिक्सचर का, पानी में चीनी हल कर दो तो ये क्या होगा? मिक्सचर होगा, होमोजीनियस मिक्सचर। आपको बाहिर तो चीनी नजर नहीं आ रही होगी ना, आप अच्छी तरह से शुगर डिसॉल्व कर दो वाटर के अंदर, या आप पानी के अंदर नमक डिसॉल्व कर दो, आपको बाहिर तो नमक नजर नहीं आ रहा होगा ना। तो ये होता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब ही सेम होता है, एक जैसा। जैसे आप पानी में शुगर हल कर दो, पानी में नमक हल कर दो, डिसॉल्व कर दो, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, यानी कि उसमें पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते, एक ही फेज होता है होमोजीनियस मिक्सचर्स का। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रो का लफ्ज ही निकला है डिफरेंट से। अब एयर भी होमोजीनियस मिक्सचर है। कैसे? अब आपको पता है एयर जो है डिफरेंट गैसेस से मिलकर बनी हुई होती है, लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, बहुत सारी गैसेस है एयर के अंदर, हवा के अंदर। लेकिन हमें तो कोई गैस भी अलग अलग नज़र नहीं आ रही, हमें तो एक ही एयर भी बल्कि नज़र नहीं आती क्योंकि गैस है। तो लेकिन हमें पता तो चल रहा है ना कि एयर प्रेजेंट है, तो एयर भी होमोजीनियस मिक्सचर है, एयर में भी हमें पार्टिकल्स नज़र नहीं आते।
और हेट्रो का मतलब ही डिफरेंट होता है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें पार्टिकल्स विजिबल हो, यानी कि हमें देखने में पता चल रहा हो कि सोल्यूशन किन दो चीज़ों का है। जैसे कि अगर आप रेत के अंदर नमक मिक्स कर दो तो आपको विजिबली पता चलेगा कि रेत के अंदर खाली रेत नहीं है, रेत के अंदर नमक मिक्स हुआ हुआ है या नमक के अंदर रेत मिक्स हुई हुई है। या आप पानी के अंदर ऑयल डाल दो, ऑयल फ्लोटिंग ऑन वाटर, पानी के अंदर ऑयल डाल दो, ऑयल अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा, मतलब ऑयल की एक लेयर बन जाएगी पानी के ऊपर, जिससे हमें पता चलेगा कि दिस इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब कि ये जो है मिक्सचर होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है मिक्सचर। दो प्योर सब्सटेंसेस की मिलावट हुई हुई है, मिक्सचर बनाया हुआ है, सोल्यूशन बना हुआ है, लेकिन क्या होगा, हेट्रोजीनियस होगा, पार्टिकल्स विजिबल होंगे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एटॉमिक नंबर एंड mass number. Number is the number of protons in the nucleus of an atom. एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन्स का नंबर होता है एक एटम में। वैसे तो साइंटिस्ट ने अब तक ये डिस्कवर किया है कि एटम इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि वो इनडिविजिबल है, यानी कि उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन ये थ्योरी थी डेल्टन की ये थ्योरी फेल हुई थी, और जिसमें ये था कि एटम को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि एटम भी फर्दर आगे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो पॉजिटिव चार्ज, जो नो चार्ज वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो नेगेटिव सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं नेगेटिव चार्ज वाले, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन सर्कुलर मोशन, यानी कि वो एक जगह पे रुके नहीं रहते। तो अब हमें पता है कि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो प्रोटॉन का नंबर होता है ना, कि एक एटम में जैसे ऑक्सीजन है, जैसे हाइड्रोजन है, जैसे जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं ना, उन सब का प्रोटॉन नंबर कहलाएगा एटॉमिक नंबर। यानी कि हमें वो न्यूक्लियस को देख के पता चलेगा कि एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, और एटॉमिक नंबर को देख के पता चलेगा। और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और प्रोटॉन्स का नंबर हमें देख के पता चलेगा कि दिस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, और मैस नंबर भी 1 होता है। इसका मतलब हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है और कोई न्यूट्रॉन नहीं है। जितने ही प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, और 1 इसका मतलब हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं? 1 है, एक प्रोटॉन है। तो हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है और 1 ही इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास होता है 12। तो हाँ, प्रोटॉन्स जो हैं कार्बन के अंदर 6 प्रेजेंट होते हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स की बात मैस नंबर में करते हैं। मैस नंबर के थ्रू हमें न्यूट्रॉन्स का पता चलता है, हमें एटॉमिक नंबर के थ्रू जस्ट प्रोटॉन्स का पता चलता है और इलेक्ट्रॉन्स का पता चलता है। जितने ही प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बात याद रखनी है। मैस नंबर क्या होता है? मैस नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर कहलाता है मैस नंबर। जब हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को प्लस करते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर दोनों प्रेजेंट होते हैं, दिस इज कॉल्ड मैस नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे अब यहाँ पे मैंने 4 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं हीलियम की, ये मैंने पीरियोडिक टेबल से ली है। हीलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन और नियोन। हीलियम का एटॉमिक नंबर जो स्मॉलर नंबर होता है, छोटे वाला, वो कहलाता है एटॉमिक नंबर, और ये जो 4 है, जो लार्जर नंबर होता है एक एलिमेंट के ऊपर, वो कहलाता है मैस नंबर। जो स्मॉलर नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर हमें पता है प्रोटॉन का नंबर है। इसका मतलब हीलियम में 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 4 क्योंकि मैस नंबर है, मैस नंबर होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का नंबर। और एटॉमिक नंबर हमें देखने से पता चला कि हीलियम में 2 प्रोटॉन है, इसका मतलब बाकी 2 जो हैं न्यूट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर। इसी तरह नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और एटॉमिक मास 14 है। तो एटॉमिक नंबर 7 होने से हमें ये पता चला नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन्स हैं और 7 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। और न्यूट्रॉन से हमें पता चला, मैस नंबर से हमें पता चला 14 है टोटल। 14 में से 7 तो प्रोटॉन्स है, इसका मतलब 7 न्यूट्रॉन्स है। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, मैस नंबर 35 है। 17 से हमें ये पता चला कि ये एटॉमिक नंबर है, और 35 से हमें ये पता चला ये एटॉमिक नंबर प्लस मतलब प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर है। तो 35 में से 17 ऊपर देखें पता चल रहा है 17 तो प्रोटॉन से 17 इलेक्ट्रॉन्स है। 35 में से जब 17 माइनस करेंगे तो 18 बचेगा, इसका मतलब क्लोरीन में 18 न्यूट्रॉन्स है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर तो सेम होगा,
तो वो तो चेंज नहीं हो सकता। जितने ही एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि जैसे 17 क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है तो 17 प्रोटॉन्स और 17 इलेक्ट्रॉन्स। लाजमी नहीं है कि न्यूट्रॉन्स भी 17 हो, न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि लाइक 35 उसका मैस नंबर है तो 17 इसमें से प्रोटॉन्स है, बाकी बचे 18 न्यूट्रॉन्स है। आगे नियोन की एग्जांपल ली हुई है, ये एक नोबल गैस है। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है और मैस नंबर 20 है। तो 10 हमें ये बता रहा है कि दिस इज़ एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका मतलब नियोन में 10 प्रोटॉन्स है और 10 ही इलेक्ट्रॉन्स है। और 20 मैस नंबर है तो 20 में से 10 तो प्रोटॉन्स है, इसका मतलब बाकी 10 जो है न्यूट्रॉन्स है। सो दिस इज एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर, जो कि हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में बताता है। Now let's discuss about empirical formula and molecular formula. What is empirical formula? अब दो तरह के फार्मूलाज को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी कि कोई भी फार्मूला दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एम्पेरिकल फार्मूला के थ्रू और मॉलिक्यूलर फार्मूला के थ्रू। अब एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है किसी भी, यानी कि कोई भी फार्मूला लाइक वाटर। अब वाटर के अंदर कोई कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब उनकी रेशो यानी हाइड्रोजन 2 रेशो में प्रेजेंट है और ऑक्सीजन 1 रेशो में प्रेजेंट है, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 1 एटम्स है। अब किसी भी एटम की किसी भी कंपाउंड की या फॉर्मूले की सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगी वो कहलाएगी एम्पिरिकल फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होता है जैसे किसी भी कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का या फार्मूले का एक्चुअल जो फार्मूला होता है, किसी भी कंपाउंड का जो एक्चुअल या असल फार्मूला होता है, रियल फार्मूला होता है होल नंबर रेशियोज के साथ हर एलिमेंट की, वो कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये एम्पिरिकल फार्मूला यूज़ किया जाता है बहुत मॉलिक्यूलर और आयनिक कंपाउंड्स के लिए, और मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज़ किया जाता है मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू इसे थोड़ा सा समझते हैं कि लाइक CH2O इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। CH2O इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट नहीं हो सकता था, सबसे सिंपल रेशो है ये ग्लूकोज की। और जबकि एक्चुअल या मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का क्या है? C6H12O6, यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला उसमें रेशो है 1:2:1 और मॉलिक्यूलर फार्मूले में ग्लूकोज की रेशो है 6:12 6:6। ये लाइक इस तरह के एक फार्मूले को जितना ज़्यादा, मॉलिक्यूलर फार्मूले को, असल फार्मूले को जितना ज़्यादा सिंपल किया जा सकता हो कर लें। जैसे कि एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज की है 1:2:1 में, और जबकि एक्चुअल फार्मूला है 6:12:6 में। तो देख लें C6H12O6 को 6 से डिवाइड करेंगे, यानी कि जो सबसे लोवेस्ट पॉसिबल नंबर होगा ना, जिससे डिवाइड करके सबसे सिंपलेस्ट किया जा सके। जबकि ये 2 से भी डिवाइड हो रहा था, 6 भी 2 पे जाता है, 12 भी 2 पे जाता है, 6 भी 2 पे जाता है, लेकिन ये फिर एक बड़ा फार्मूला बन जाता। इसलिए सबसे पॉसिबल जो नंबर हो, जो इसको सबसे लोवेस्ट पॉसिबल या सबसे सिंपल कर सके, वो फार्मूला कहलाएगा फिर एम्पिरिकल फार्मूला। अब इसको 6 से डिवाइड करने के बाद ये बना 1:2:1, यानी कि एक कार्बन बची तो 2 हाइड्रोजन बची, 1 ऑक्सीजन बची। इसी तरह CH इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन, जबकि इसका एक्चुअल या मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6 इज द मॉलिक्यूलर या एक्चुअल फार्मूला ऑफ बेंजीन। अब इसी तरह इसको भी 6 से डिवाइड करेंगे। अब ये देखें, ये अब फार्मूला है बेंजीन का CH1:1 और C6H6 यानी 6:6 को जितना ज़्यादा सिंपल किया जा सकता था कर लें। 2 से भी ये डिवाइड होता था, लेकिन 3 आंसर होता, C3H3 फिर एक और कंपाउंड बन जाता सिंपलेस्ट। फिर और भी हो सकता था ज़ायरा, 3 भी फिर 3 से डिवाइड करने के बाद 1 ही बचेगा, 2 स्टेप में ही जाके वो कंप्लीट होगा फिर। तो इसलिए 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो CH इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन एंड C6H6 इज द एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। इसी तरह वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल है। एम्पिरिकल फार्मूला भी वाटर का H2O है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी H2O है। एम्पिरिकल फार्मूला भी कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 है। क्यों? क्योंकि कुछ बहुत सारे फार्मूलाज ऐसे हैं जिनको और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। लाइक वाटर को अगर 2 से डिवाइड करें, सबसे लोवेस्ट नंबर 2 ही बच रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे तो हाइड्रोजन तो डिवाइड हो जाएगा, ऑक्सीजन ऑलरेडी 1 है, तो हम ऑक्सीजन को किस तरह से फिर डिवाइड करेंगे या कट करेंगे। इसी तरह CO2 में भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन को 2 से हम डिवाइड कर देंगे, लेकिन कार्बन तो नहीं हो सकेगा। इसलिए H2O इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ वाटर, और CO2 इज द एम्पिरिकल फार्मूला आल्सो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ लेट्स डिस्कस एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला विद एग्जांपल्स। अब ये दो एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाती हूँ कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। विनीगर इज़ 5% एसिटिक एसिड, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ।
और दिस कंटेन 2 कार्बन एटम, मतलब विनीगर का जो फार्मूला होता है, सॉरी एसिटिक एसिड का जो फार्मूला होता है उसमें 2 कार्बन एटम होते हैं, 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं और 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर एग्जाम्स में पूछ सकता है। अब राइट इट्स एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, आपको इसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। इस स्टेटमेंट को रीड करते हुए आप मॉलिक्यूलर फार्मूला तो इजीली बता दोगे फौरन से। कैसे? स्टेटमेंट ये है कि कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बना C2H4O2। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ विनेगर इज इक्वल टू C2H4O2। अब इंपेरिकल फार्मूला निकालना है, तो इंपेरिकल फार्मूला निकालने के लिए आपको पता है कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है, इसको जितना ज़्यादा सिंपल किया जा सकता है उतना कर ले। तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट ऑक्सीजन और कार्बन जो है वो 2 है, इससे ज़्यादा छोटे नंबर से ये डिवाइड नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा छोटा नंबर 1 ही है, 1 से करने के बाद तो वही सेम आंसर आएगा, C2H4O2 आएगा। तो इसलिए 2 से इसको डिवाइड करने के बाद तीनों नंबर 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो ये आंसर आएगा CH2O, यानी कि 1:2:1, यानी कि कट होने के बाद। सो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ विनीगर इज CH2O। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है कैफीन। कैफीन का फार्मूला, एक्चुअल फार्मूला या रियल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया गया है, C8H10N2O4। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ भी है, बोर्ड एग्जाम्स में, प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में। कैफीन इज फाउंड इन टी एंड कॉफ़ी। कैफीन जो है अब ये कैफीन का रियल फार्मूला या एक्चुअल फार्मूला दे दिया गया है, जो कि है C8H10N2O4। अब ये एक्चुअल फार्मूला कैफीन का जो कि टी और कॉफ़ी में प्रेजेंट होती है। ये देखिए, ये केमिकल है, इसका फार्मूला दे दिया गया है और यही कैफीन ही है जो हमें फिर एडिक्ट करती है चाय की और कॉफ़ी का। तो अब कैफीन का एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन आता है इस तरह से। तो एम्पिरिकल फार्मूला है C4H5, वैसे तो एक्चुअल फार्मूला है C8H10N2O4। अब देखिए O2 सबसे छोटा नंबर ऑक्सीजन का दिया हुआ है 2, इसका मतलब इससे ज़्यादा बड़े नंबर से इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये सब के सब 2 पे ही डिवाइड होंगे। जब हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 पे डिवाइड करने के बाद 8 जो है कट हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो रेशो बनेगी 4:5:2:1। सो C4H5N2O इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कैफीन।